आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 45 साल पहले मेरे दादाजी की गांव में एक पान की दुकान हुआ करती थी। वो दुकान गांव के बिल्कुल बॉर्डर पर यानी कि दूसरे गांव और इस गांव के बीच में स्थित थी। दादाजी हमेशा सुबह सुबह अपनी दुकान पर जाते हैं और लौटते करीब रात को, बहुत रात, क्योंकि रात तक उनकी दुकान में बहुत भीड़ रहती थी। उस दुकान के पास दादाजी के बहुत से दोस्त आते थे, मगर एक कस्टमर जो दादाजी का बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसका नाम था राजेश। राजेश अक्सर दादाजी के पास पान खाने आता था। दादाजी और राजेश की दोस्ती जैसे भाइयों की जैसी थी। दादाजी उसे काफ़ी मानते थे और वो भी दादाजी की काफ़ी इज्जत करता था। वो हमेशा उनकी दुकान पर आकर काफ़ी देर तक बैठता और गप्पे लड़ाता। एक रात की बात है, दादाजी उस रात अपनी पान की दुकान बंद करके वापस घर की ओर लौट रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और उन दिनों ठंड का मौसम चल रहा था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और साफ साफ रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि गांव में अक्सर सर्दियां ज़्यादा पड़ती हैं और कोहरा भी ज़्यादा होता है। इसलिए दादाजी ने अपने साथ एक बैटरी टॉर्च रखी हुई थी। उस टॉर्च की रोशनी में दादाजी सामने की ओर आगे बढ़े जा रहे थे। पान की दुकान से दादाजी का घर करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर था। जो रास्ता दादाजी अपने पैरों से यानी कि पैदल ही तय किया करते थे। दादाजी आगे बढ़ने लगे। रास्ते पर दूर दूर तक उन्हें उनके अलावा और कोई भी शख्स नज़र नहीं आ रहा था। पूरा रास्ता ऐसे खाली था जैसे दादाजी इस दुनिया के आखिरी इंसान हो। उस रास्ते के दोनों बाजू जंगल ही जंगल था और उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर भी थे। इसलिए दादाजी को ये भी डर था कि कहीं वो जंगली जानवर उन पर आकर हमला न कर दे। मगर दादाजी अक्सर इस रास्ते से आना जाना करते थे, इसलिए कहीं न कहीं उन्हें इन डरावनी आवाज़ों की आदत सी पड़ गई थी। इसलिए दादाजी आराम से घर की ओर आगे बढ़े जा रहे थे। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक दादाजी को किसी और के उनके साथ चलने की आवाज़ आने लगी। दादाजी थोड़े घबरा से गए कि आखिर इस रास्ते पर तो उन्हें उनके अलावा और कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर ये कौन है जो उनके साथ साथ चल रहा है। खैर, दादाजी ने रुकना ठीक नहीं समझा और वो आगे बढ़ते रहे। मगर वो चलने की आवाज़, वो चलने की आहट दादाजी के कानों में लगातार आती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज ये उनके साथ क्या हो रहा है। ना ही ये रास्ता उतना भयानक है और ना ही उन्होंने कभी इस रास्ते के बारे में कुछ ऐसा सुना था। तो फिर आज ये अचानक क्या हो गया। दादाजी को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई कदम से कदम मिलाकर उनके साथ साथ चल रहा हो। मगर क्यों, ऐसा उन्हें क्यों लग रहा था, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। दादाजी ने अब अपने चलने की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी, मगर वो डरे नहीं। उन्हें बस थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। वो अभी तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक आवाज़ आई, अरे भोलानाथ, रुक रुक, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है। दादाजी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर उन्हें वो आवाज़ कुछ जानी पहचानी से लग रही थी। तभी वापस से आवाज़ आई, अरे रुक तो भाई, पीछे मुड़कर देखेगा भी नहीं मुझे। इस बार दादाजी ने धीरे धीरे पीछे पलटा तो पाया कि उनके सामने उनका खास दोस्त राजेश खड़ा है। तभी दादाजी ने राजेश को देखकर कहा, राजेश, तू यहाँ क्या कर रहा है?
वो भी इतनी रात को? तो इस पर राजेश ने कहा, मैं तो बस तेरे दुकान आया था, तुझे देखा कि तू दुकान बंद करके जा रहा है तो मैं तेरे पीछे पीछे चला आया, मुझे बस एक पान खिला दे चल। तो इस पर दादाजी ने कहा, क्या? पर मैंने तो दुकान बंद कर दिया है और तू आज दिन में क्यों नहीं आया? तो इस पर राजेश ने कहा, वो मुझे कहीं जाना पड़ गया था यार, इसलिए आज दिन में नहीं आ पाया। चल भाई आज बस एक पान खिला दे, मुझे पान की बहुत तलब लग रही है। तो इस पर दादाजी ने कहा, देख अब तो दुकान से काफ़ी दूर आ गए हैं हम लोग, तो अभी कल सुबह आना। तो इस पर राजेश ने कहा, मैं सुबह नहीं आ पाऊंगा यार, फिर मुझे कहीं काम से जाना पड़ जाएगा, तो बस एक पान खिला देना यार। दादाजी का मन तो नहीं था वापस जाने का, मगर फिर भी राजेश इतनी विनतियां कर रहा था कि दादाजी को वापस जाना ही पड़ा और वो राजेश के साथ वापस अपनी दुकान की ओर चल पड़े। दादाजी और राजेश बातें करते हुए पान की दुकान की तरफ आगे बढ़े जा रहे थे। तभी दादाजी ने राजेश को पूछा, अच्छा तूने बताया नहीं आज दिन में क्यों नहीं आया, कहाँ गया था तू? तू तो गांव में ही रहता है हमेशा। तो इस पर राजेश ने कहा, वो कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाया, अभी तो छोटा हूँ, उस काम से तो बस पान खाने आ गया, पान की बहुत तलब सी लग रही थी। चलते चलते वो दोनों उस पान की दुकान के पास पहुँचे। दादाजी ने दुकान खोली और राजेश के लिए एक पान बनाकर उसे दे दिया। राजेश ने पान खाया और दादाजी से कुछ बातें भी की और फिर वो वहाँ से अपने रास्ते और दादाजी अपने रास्ते। हालांकि अगर कोई और होता तो दादाजी वापस से उसके लिए दुकान नहीं खोलते, मगर राजेश दादाजी का खास दोस्त था, इसलिए उन्होंने उसके लिए दुकान खोली। खैर दादाजी ने दुकान बंद किया और वापस अपने घर आ गए। अगली सुबह दादाजी वापस से अपनी पान की दुकान में पहुंचे। उन्होंने दुकान खोली और फिर भीड़ उमड़ने शुरू हो गई। तभी दादाजी का एक दोस्त राम सिंह उनके पास आया। दादाजी ने उसे कल रात की घटना बताई। अरे यार कल रात को मैं दुकान बंद करके जा रहा था, राजेश आया, उसने वापस से मेरी दुकान खुलाई और फिर पान लेकर चला गया। राम सिंह ने दादाजी की पूरी बात सुनी और फिर दादाजी को एक नज़र घूर कर देखा और फिर बोला, क्या राजेश आया था रात को? मगर ये कैसे हो सकता है? तो इस पर दादाजी ने कहा, क्यों नहीं हो सकता, वो रात को भी तो आता है कभी कभी। तो इस पर राम सिंह ने कहा, हाँ आता तो है, मगर कल ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कल सुबह ही तो राजेश की मौत हो गई है। ये सुनकर दादाजी को एक झटका सा लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो गया। कल रात उनके पास कौन आया था, राजेश या फिर उसकी आत्मा? उस दिन के बाद से दादाजी को राजेश कभी नहीं दिखा, मगर अब दादाजी हर रात दुकान बंद करते समय एक पान दुकान के बाहर ही रख कर चले जाते हैं और जब अगली सुबह वापस आते हैं तो वो पान वहाँ से गायब होता। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रविवार की शाम मैं अपने घर पर था और थोड़ी बहुत साफ सफाई करने की कोशिश कर रहा था। साफ सफाई करते करते मुझे घर की अलमारी में एक पोटली पड़ी हुई दिखी जिसके अंदर काफी सारे कागज रखे हुए थे। मैंने उस पोटली को अलमारी में से निकाला और उसे खोलकर जमीन पर बैठ गया। पोटली खुलते ही अंदर का कागज घर में चारों तरफ फैल गया। बहुत सारे कागज थे, किसी का खत था तो किसी के शादी का कार्ड। अभी मैं एकाएक उन सभी कागजों को देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र एक पुराने से दीमक लग चुके चिट्ठी पर गई। चिट्ठी मेरे दोस्त सुमित की थी, तब की जब एक बार सुमित की तबीयत बिगड़ गई थी। मैं उसे देखने भी गया था।
उस चिट्ठी को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना एक बार सुमित के पास से होकर आया जाए। वैसे भी इन दिनों ऑफिस की छुट्टियां चल रही थीं, लिहाजा मैंने कल ही निकलने का फैसला किया। फिर मैंने फटाफट घर साफ किया और रात का खाना पीना करके जल्दी ही सो गया। अगली सुबह मैंने सुमित के गांव जाने के लिए बस पकड़ ली। सुमित का गांव मेरे यहाँ से काफी दूर था, तो जाहिर सी बात है वहां पहुंचने में वक्त लगेगा और हो सकता है शाम भी हो जाए। बस पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। बस जब सुमित के गांव के छोटे से बस स्टॉप पर रुकी तब तक अंधेरा हो चुका था। अपने कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाए मैं बस से नीचे उतरा। बस के जाते ही मुझे वहां की खामोशी का अंदाजा हुआ। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर दिख रहा था, जबकि अभी उतना वक्त भी नहीं हुआ था। बस स्टॉप पर अगर चीजों की बात की जाए तो वहां सिर्फ एक सड़ा हुआ सा लोहे का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था राजगढ़ बस स्टॉप। यहाँ तलक कि बस स्टॉप में लोगों के बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं था। जब गांव के इन इलाकों का ये हाल है तो बस्ती में कैसा होगा, यही सोचते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा ताकि सुमित के घर तक के लिए कोई सवारी मिल जाए, क्योंकि सुमित का घर बस स्टॉप से काफी दूर था, लगभग 8 किलोमीटर। पिछली बार मैं गलती से पैदल ही निकल गया था। वो तो अच्छा हुआ रास्ते में एक ऑटो मिल गया था, मगर फिलहाल तो मुझे कोई ऑटो वगैरह दिख नहीं रहा। मैंने सोचा गांव की तरफ थोड़ा आगे बढ़कर देखता हूँ, शायद कोई सवारी मिल जाए। लिहाजा मैं धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगा। बस स्टॉप की तरह ही रास्ता भी एकदम खाली था। कुछ देर चलने के बाद मुझे कोई ऑटो रिक्शा तो नहीं, मगर हाँ रास्ते के किनारे एक बैलगाड़ी खड़ी दिखी। बैलगाड़ी कुछ सामानों से लोड थी। मैं तेज कदमों से चलकर उस बैलगाड़ी के पास गया तो देखा कि बैलगाड़ी चालक अपनी जगह पर बैठकर बीड़ी पी रहा है। तभी मैंने उस बैलगाड़ी वाले से बोला, भाई साहब ये ऑटो रिक्शा कहाँ से मिलेगी? आवाज सुनकर बैलगाड़ी वाला मेरी ओर पलटा। मुझे सर से लेकर पैर तक अच्छे से देखने के बाद उसने बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए कहा, ऑटो रिक्शा वो अब नहीं मिलेगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? इस पर मैं बोला, यहाँ कोई प्रसिद्ध इमली का पेड़ है ना, उसके सामने जो बड़ा सा घर है। मेरी बात खत्म होने से पहले ही उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, समझ गया, मैं उधर ही जा रहा हूँ सामान लेकर। पीछे बैठ जाइए, मैं आपको उतार दूंगा। बैलगाड़ी वाले के ये बोलते ही मैंने एक नज़र पीछे देखा तो पीछे सामान भरा पड़ा था। मैं उन सामानों को देखकर सोचने लगा कि बैठूंगा कहाँ। इतने में ही सामने से बैलगाड़ी वाला बोला, अरे साहब जाना है तो बैठिए ना, वरना हमें जाने दीजिए। बैलगाड़ी वाले से ये सुनकर मैं फटाफट गाड़ी में चढ़कर बैठ गया, क्योंकि मैं 8 किलोमीटर चलकर अपने पैर नहीं तुड़वाना चाहता था। बैलगाड़ी धीरे धीरे रास्ते पर चलने लगी। इसी दौरान जब घड़ी में वक्त देखा तो रात के 8:30 बज रहे थे। तकरीबन 1.5 घंटों के बाद पैदल इंसान से भी धीरे चलकर बैलगाड़ी उस इमली के पेड़ के पास पहुंची। मैं बैलगाड़ी से उतरा और उस आदमी को कुछ पैसे थमाकर वहां से रवाना कर दिया। जहां इमली का पेड़ था ठीक उसके दूसरी ओर सुमित का बड़ा सा घर था। हालांकि वहां पर अंधेरा काफी ज्यादा था, मगर चांद की रोशनी में मैं सुमित के बड़े से घर को साफ तौर पर देख पा रहा था। घर की हालत बहुत खराब थी।
दीवारें जमीन की ओर इतनी झुकी हुई थीं जैसे अभी गिर पड़ेंगी। घर का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां का प्लास्टर ना छूटा हो। घर की ऐसी हालत देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा घर और ऐसी हालत। खैर मैं चलकर घर के दरवाजे पर गया। दरवाजा पीटने पर एक बूढ़े से आदमी ने दरवाजा खोला। शायद घर का नौकर होगा, ये सोचकर मैंने उनसे बोला, काका सुमित है? ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कुछ बोला नहीं, बस मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं घर में दाखिल हुआ और उस बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। एक के बाद एक कमरे पार होते गए, मगर वो बूढ़ा रुक ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी एक कमरे में घुस गया। उसके पीछे मैं भी घुसा तो पाया कि कमरे में एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। उस आदमी के बाल ऐसे थे जैसे कभी आग से जल गए हों। शरीर एकदम पतला, किसी कंकाल की तरह था, लेकिन चेहरा थोड़ा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। अभी मैं उस आदमी को पहचानने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वो आदमी बोला, क्या भाई, अपने बचपन के दोस्त को नहीं पहचान रहा है? इस पर मैं हैरान होते हुए बोला, सुमित तू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? और ये घर को क्या हुआ? इस पर सुमित मुस्कुराते हुए बोला, अरे कुछ नहीं यार, बहुत दिनों से तबीयत खराब थी और तू तो जानता है मैं अकेले रहता हूँ। इस पर मैंने पूछा, क्यों, ये काका है ना? इस पर सुमित थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, ये नाम मत ले साले का, गद्दार। जिस पर मैंने सुमित को शांत करते हुए बोला, अच्छा वो सब छोड़, अब कैसी है तबीयत? तो सुमित बोला, अब क्या, अब तबीयत ठीक ही रहेगी। देख रात बहुत हो गई है, तू खाना खा ले और सो जा। जिसके बाद सुमित के नौकर ने खाना लगा दिया। फिर मैंने खाना खाया और खाना खाकर मैं और सुमित एक ही बिस्तर पर लेट गए। सफर के थकान के चलते मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे नाक में एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मैंने आंख खोलकर इधर उधर देखा, मगर मुझे ऐसा कुछ जलता हुआ दिखा नहीं। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सुमित पर गई, तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सुमित का पूरा चेहरा एकदम जला हुआ था। उसकी शक्ल बहुत डरावनी लग रही थी। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मेरा पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। मैं धीरे धीरे बिस्तर पर से उठा और उस कमरे से निकलकर बाहर की ओर भागने लगा। जैसे तैसे मैं उस घर से निकलकर बाहर निकला और उस घर से दूर भागने लगा। भागते भागते मैं जब उस घर से थोड़ा दूर गया तो मुझे रास्ते के किनारे वही बैलगाड़ी खड़ी दिखी जिसकी मदद से मैं यहाँ तक आया था। मैं उस बैलगाड़ी के पास गया तो पाया कि वो बैलगाड़ी वाला पीछे की ओर मुंह करके अपनी जगह पर बैठा हुआ है। मैंने उसी वक्त बैलगाड़ी वाले को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद बैलगाड़ी वाले ने मेरी ओर देखे बिना ही कहा, साहब जरा देखिए तो, उनका चेहरा कहीं ऐसा तो नहीं दिखता था। इतना कहकर जैसे ही वो बैलगाड़ी वाला मेरी ओर पलटा तो उसकी शक्ल देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि उस बैलगाड़ी वाले का चेहरा भी सुमित की तरह ही एकदम जला हुआ था। ये देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और वहीं पर बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बेहोश रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तब मेरे चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी।
मैं उठा और किसी तरह से बस्ती तक गया। बस्ती के लोगों को सारी बात बताने पर पता चला कि एक वक्त पर सुमित के पास बेशुमार दौलत थी, मगर उसके नौकर को उसकी ये रहीसी पसंद नहीं आई और उसने सुमित को मारकर सारी दौलत अपने नाम करने का सोचा। मगर वो जानता था कि वो ये काम अकेला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उस बैलगाड़ी वाले को भी अपने साथ मिला लिया। और एक दिन रात को उन दोनों ने नींद में ही सुमित को जिंदा जलाकर मार दिया। मगर सुमित को मारने के बाद वो दोनों भी ज्यादा दिनों तक बच नहीं सके। सुमित की आत्मा ने उन दोनों को भी एकाएक जिंदा जलाकर मार डाला और तभी से उस नौकर और सुमित की आत्मा उस घर में और बैलगाड़ी वाले की आत्मा रास्ते पर भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।